है, आज का हमारा विषय है वैवाहिक संबंध से। अभी हम लोग देख रहे हैं कि तलाक और तनाव, दो शब्द, तो से तलाक और तो से तनाव, ये दो शब्द हमारे सामाजिक पारिवारिक जीवन में एक विध्वंस की तरह फैलते चले जाते हैं और हम उसे रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हमारा एकदम परिस्थिति, पारिवारिक जो सामाजिक वैवाहिक संबंध है, वह इस समय पति पत्नी साथ रहते हुए भी, एक ध्यान दीजिएगा कि पति पत्नी साथ रहते हुए भी वह आंतरिक रूप से, अगर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने तलाक नहीं भी लिया है, तो आंतरिक रूप से वह अलग रह रहे हैं। तो यह परिस्थिति जो हमारे समाज में आ रही है, उस परिस्थिति पर हम, और क्यों, एक तो प्रश्न है कि क्यों आ रही है, और दूसरा प्रश्न यह है कि हम लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए से पहले यह क्यों है, यह जब हम समझेंगे तभी क्या करना चाहिए पर हमें काम करना होगा। स्थितियां जो वर्तमान में है तो एकदम प्रत्यक्ष है, दिख रहा है, घर घर का तनाव दिख रहा है। तो क्यों ऐसी बातें हैं, और क्या पहले ये चीजें नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी लड़कियां भी पैसा ज्यादा कमाने लगी है और संस्कार, घर के संस्कार। दीदी, बराबरी के जमाने में तुलनात्मक बहुत हो गए हैं। पत्नी पति की सक्सेस को देख के सोचती है कि मुझे ये मिला होता, तो कंपैरिजंस बहुत बढ़ गए हैं आपस में ही। प्रणाम दीदी। युगो, दोनों में युगो है, युगो की वजह से वैसा हो रहा है। सबको दोनों को लग रहा है मैं किसी से कम नहीं। युगो है। हाँ बिल्कुल सही दीदी, ईगो ज्यादा है और ग्रेटिट्यूड कम है। मीन्स एक दूसरे के लिए आभार प्रकट नहीं करते और सॉरी नहीं बोल, सॉरी को उनको क्या लगता है मालूम नहीं, सॉरी नहीं बोलते, अरे मैं किसी से कम नहीं, ऐसे लगता है। किसी से कम नहीं। आप लोग सॉरी से आशा, किससे सॉरी की आशा रखते हैं? नहीं, कुछ गलती हो तो पति से कि वह पत्नी से, तो वो नहीं बोलते कि मेरी गलती हो गई, मेरी हो गया, ऐसा नहीं बोलते दीदी। तर एक दाम्पत्य था हमारे नजदीक वाला ही था, तो दोनों को प्यार था, जो बहुत लव मैरिज था उनका, लड़का भी हो गया, तो उनका तलाक जैसे हो गया, तलाक तक उनकी बात आ गई। तो मैं उसको बात किया कि अरे सचमुच बताओ कि तुम्हारे दोनों में क्या हो गया, कारण तलाक तक आ गई थी बात। तो उन्होंने सब बताया दीदी, सब मतलब मैं उसको बोली कि तुमको तलाक लेना है, आप प्यार करते हैं या नहीं करते, पहले बात सुनो, पहले बात आप सोचो। तो बोल के नहीं, मैं प्यार करता हूँ, मुझे चाहिए, मैंने तलाक नहीं चाहिए, पर वो ऐसे करते वैसे करते। मैंने देखा दीदी, तो इतने मुझे कुछ गलती नहीं थी, मुझे क्या, सॉरी, स्नान करने में टाइम लगता है, तू ऐसे नहीं करती है, मेरी ऐसी आदत है, तुम्हारी ऐसी आदत है। मैं वो बोल रही थी कि पहले उन्होंने खाना बनाया, कुछ गलती हुई तो गलती मत निकालो। तो जो पहले तुम्हें शादी से पहले जो बोलते थे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया, अरे ऐसा हो गया, वैसे बोलो ना। मैंने दोनों को बोला कि मैंने तुम्हारे माता पिता ही नहीं चाहिए, उसके माता पिता भी नहीं चाहिए, तुम्हें दोनों एक साथ आ जाओ, दोनों बात करो, और मग बात नहीं कर। तो उन्होंने वैसा किया दीदी। तो न्यास किया कि मैं उन्होंने उनको बोला कि सच में सुबह पहले उठ के ये 10 वाक्य आपको उसमें अभ्यास करिए, 10 वाक्य पहले करो। आपको उनको एक साथ रहना है तो पहले आप सोचो आपको रहना है क्या, नहीं तो नहीं मत करो। उन्होंने किया दीदी। तो आज ये 2 साल हो गए, दोनों एक साथ आ गए हैं, तलाक नहीं हुआ, फ्लैट लिया और अच्छे से रहते हैं दीदी अभी। तो खाली स्नान करने में टाइम लगता है, वो वैसा नहीं करता, खाने में नुक्स निकालता है, ऐसे छोटे-छोटे बातें थी दीदी, कुछ ना तलाक तक जाते थे। तो उनको लगता था कि मैं भी श्रेष्ठ हूँ, उनको लगता है ईगो है दीदी, कुछ नहीं। ईगो थोड़ा-सा से एडजस्टमेंट नहीं करते। पहले जैसे थे अभी भी लड़कियाँ कमाती है, बहुत अच्छे काम कर, पहले से हम एडजस्टमेंट करते हैं दीदी, वो एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते आजकल की लड़की। मुझे ऐसा एक लगता है। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कि एक हम और एक हाँ मिनट नहीं होता, दूसरा। हाँ। यस दीदी, मैं बोलना चाहती हूँ इसी टॉपिक पे कि मैंने महसूस किया है कि सभी की इच्छाएं बहुत प्रबल हो गई हैं।
बहुत कुछ चाह रहा है आजकल इंसान, और जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर तो थोपना चाहते हैं, पर हमारी खुद की अपनी जिम्मेदारियां क्या है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और सामने वाले से काफी उम्मीद करते हैं, बल्कि आप खुद क्या कर रहे हो और उस पर आपका कोई वर्क नहीं है, ना आप उसको ध्यान दे रहे हो ना कुछ है। सामने वाले की हम गलती बहुत इजीली निकाल देते हैं, बस वही बात है, आप खुद की गलतियों पे कभी ध्यान नहीं देते, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक बार दीप्ति से और बात करना चाहूंगी कि ये दूसरी जो जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है वो कौन है, लड़का या लड़की? दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों की अपनी अपनी गलतियां होती है, तभी रिश्ते खत्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एक इंसान का लड़की की गलती है लड़के की गलती है, दोनों ही अपनी अपनी जगह, कई बार ऐसे स्थितियां उत्पन्न होती है कि कोई भी गलत हो सकता है। बहुत सुंदर। यस, हाँ, सोशल मीडिया कौन बोल रही थी? जी दीदी, मैं प्रियंका बोल रही थी। ये सोशल मीडिया में भी दीदी जैसे मेरी ही फ्रेंड्स हैं, हम लोग आपस में, हमारा ग्रुप है, तो हम लोग जब ग्रुप में खड़े होते हैं तो सबकी बातें ये रहती हैं कि देखा वो वहां घूमने गए थे, कितने खुश हैं, हम तो जा ही नहीं पाते। मतलब वो कंपैरिजन का दौर कि दूसरे खुश हैं, हम होड़ है एक सोशल मीडिया में देख देख कर आज के यंगस्टर्स में कि वो खुश हैं, वो वहां गए थे, ये यहाँ गए थे। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हल्का स्वभाव हो गया है हमारा, दूसरे की खुशी को देख के एकदम सोचते हैं कि हमें भी ये चाहिए। और ये चीजें भी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां करवाती हैं कपल्स के बीच में। घर घर की कहानी आजकल बाहर, हम लोग जो बाहर रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए, वो करने के लिए, तो वो छोटी छोटी बातों पे सोशल मीडिया को लेके भी बहुत लड़ाइयां देखी हैं मैंने। और दीदी एक बात है कि आजकल बच्चे, पता है आपको, शादी नहीं करना चाह रहे, अभी बाप भी बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी यानी कुछ नहीं कर सकते। जो बेटी है उनका भी नहीं सुन रही है कि संस्कारों की कमी हो रही है उनमें। और दूसरी बात, बच्चे डर रहे हैं दीदी अभी स्त्रियों से, बोलते अब डर लग रहा है कि शादी ही ना करे, ऐसा उनके मन में डर बैठ गया है, क्योंकि शादी के बाद में वो इतना बिहेवियर चेंज कर देती है दीदी, क्या बताऊँ आपको। यानी सचमुच में मैंने मेरे आंखों से देखा है दीदी, बहुत खराब स्थिति है। मगर यह सब न्यास योग वगैरह में गायत्री परिवार में लोग जुड़े हैं ना, तो उनके घर में वो चेंजेस आ जाता है। सब परिस्थिति मैंने मेरे आंखों से देखी है। मेरे सहेली की यहाँ से उनको न्यास योग वगैरह मैंने 10 वाक्य बताए और गायत्री मंत्र बताया, तो उनकी परिस्थिति अभी हैंडल मैं उनके हाथ में आ गई है, मगर बड़ी खराब स्थिति है आज, क्या करे इसके लिए। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी शादी भी बहुत लेट हुई है और शादी भी मैट्रिमोनी से हुई है। तो बहुत डर लगता था कि शादी के बाद ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि टीवी, और मैं ये बताऊं कि हम लोगों को पता तो कुछ नहीं होता है, जो आज की जनरेशन है, टीवी में जो चीजें आती हैं हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं उनसे। टीवी या मैंने बोला था सोशल मीडिया, दूसरों को देख के, मतलब टीवी में हम लोग फैंटासाइज, आजकल का खैर जो आज पिक्चरें बन रही हैं, हम लोग उनको रोल मॉडल मान लेते हैं। घर में तो सुनते नहीं है माँ बाप की, पर चीजें जैसे वो जीना चाहते हैं हम लोग, मतलब इच्छाएं अपरंपार हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस लाइफ से, हर चीज से, कि मेरा हस्बैंड सलमान खान जैसा दिखे या पत्नी ऐसी दिखे। मतलब एक खोखला सा स्वभाव हो गया है बच्चों का आजकल, और जिम्मेदारी जब आती है फिर डर जाते हैं कि कैसे निभाएंगे। तो ये भी बात है कि हम लोग शादी से डरने लगे हैं आजकल की जनरेशन। दीदी ये तो है, एक्सपेक्टेशन है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग। जब शादी फिक्स भी हो, चाहे वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज हो, खुद ने की और जिसने भी, तो पहले वो चीजें नहीं आती है साथ में, क्योंकि आप खाली फोन पे ही बात कर रहे हो, कभी सभी मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो जो भी। पर जब साथ रहने लगते हैं तो छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी जो दीदी ने एग्जाम्पल दिया था कि तुमने टॉवल यहाँ रख दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये छोटी छोटी चीजें ही बढ़ रही है, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जा रही है। फिर बस उसके बाद वो जो अभी आप बता रही थी कि घर में आप रह रहे हो, पर भले ही वो तलाक वैसे ना हो, पर वो स्थितियां वैसी बन जाती है, तो बातें छोटी होती है, बट वो एक्सपेक्टेशन हमारी, बस तुमने नहीं समझा, मैंने नहीं समझा, और इन चीजों में लेकर के समझना कोई नहीं चाह रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। तो पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी, या जो
घर में रहते थे तो होता था ना एक बड़ों का थोड़ा सा कि वो मान मर्यादा की वजह से उनके कि हम अपने तक ही बात रखें, या वो लोग चेहरा देख के समझ लेते थे तो वो समझा लेते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मेट्रोज में बाहर रहते हैं अपने अपने फ्लैट्स में, तो उनकी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में पेरेंट्स को 2 मिनट फोन कॉल पे पता भी नहीं चलता। तो ये भी एक रीजन। दूसरा, कई बार लड़कियों को जैसे कि अब शादी हो गई तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम तुम ही सॉल्व करो, तो सच में भी उसको प्रॉब्लम हो। और कई बार चीजें दीदी जब शादी के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं उस टाइम पे उसको कोई समझाने वाला नहीं है, तो वो सही हो सकती हैं चीजें, पर दोनों को ही समझाने वाला जब कोई नहीं हो, उनको समझने वाला नहीं हो, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बातें इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी वो बन जाती हैं, छोटी छोटी चीजें। तो फैमिली का भी एक होता है ना कि शादी भी हुई है तो भी इंटरफेरेंस भी ज्यादा नहीं हो, बट ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल इग्नोर कर दे। एक बैलेंस अगर दोनों तरफ से रहता है तो फिर वो चीजें थोड़ी जो, क्योंकि जितने केसेस हम देखें अगर उनमें 90% केसेस ही छोटी छोटी चीजों से ही है जो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, इतनी बड़ी बातें नहीं थी। और कई जगह ये भी मतलब जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीजें तो देखती हूँ कि डाइवोर्स लेकर के भी वो लोग ऐसा नहीं है कि खुश हैं, उसके बाद में भी उनकी नई प्रॉब्लम्स है और कई बार वो रिग्रेट भी फील करते हैं कि हमने सही नहीं किया, ये चीजें एडजस्ट हो सकती थी बाद में। तो वो जो समझ बाद में आई वो चीजें पहले आ सकती हैं अगर अब आजकल काउंसलिंग वगैरह चलती है, या हम जैसे अभी प्रतिवादी बता रही थी कि न्यास योग या गायत्री परिवार किसी से भी कोई जुड़ा है तो थोड़े उसमें चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि वो लाइक माइंडेड लोगों में रहने लगते हैं, तो उनको समझ में आता है कि नहीं, चाहे वो एज एन कर्मा समझे, चाहे ये समझें कि संस्कार समझे, सामाजिक जो भी, पर वो प्रेशर अगर हो कि नहीं, सामाजिक दबाव होता है अगर, तो फिर वो प्रेशर कुकर तो एक दिन फटेगा। पर जब वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो प्रेशर नहीं लगता। तो वो प्रेशर से अंडरस्टैंडिंग चीज है कि एक तो हम कहते हैं संस्कार, संस्कार होने चाहिए, पर वो संस्कारों के पीछे उसको हर चीज, जैसे अभी कल ही एक केस आ रहा था कि वो लड़की IAS है और उसने अपना कहा कि मेरे को कन्यादान नहीं करवाना, मैं दान की चीज नहीं हूँ करके, तो उसको मतलब उसको कारण ही नहीं पता। हमने कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं देखे होंगे अगर हम एक जनरेशन और पहले जाएं, होता है कन्यादान, हमने कभी नहीं सोचा कि ये चीज की बात है। और अब हम देखें अगर सच में दो चीजें थी, या तो हमारे में इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम ये सवाल जवाब करें, दूसरा बुद्धि थी तो हमने किसी से पूछा, उन्होंने हमें बता दिया। तो अब हम अगर ये देखें कि उसका कारण क्या था कि भाई तुम्हारी गोत्र परिवर्तित हो जाती है इसलिए वो मतलब किया जाता है, या उसका और डिटेल रीजन भी होता है, लड़की का गोत्र चेंज हुआ इसलिए उस तरीके उसको इस तरह से कहा गया, और ये तो बहुत बड़ा पुण्य का है, लड़कियों का बेटी का होना शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि जब घर है आपका और आपकी बेटी है, आपकी शादी, जैसे देहरी पूजन होता है ना कि घर में जब वो शादी होगी तो यानी कि अब आपका घर भी शुद्ध वो माना जाता है कि हमारे तो घर में शादी हुई है, पहले तो घरों में ही शादी होती थी। तो वो चीजों को समझा ही नहीं और बस उस चीज को लेकर के जैसे बखेड़ा करे मैं कोई दान की चीज नहीं हूँ, तो किसने कहा तुम चीज हो, तुम चीज भी तो नहीं हो। तो अज्ञानता कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो संस्कृति हमारे संस्कार बनाए हैं, इन संस्कारों के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो ऐसे ही नहीं थे। या हम अपने अगर परिवार में देखें जो दादियां नानियां या जो भी हैं, वो लोग कैसे 60-60 साल तक रिलेशन को निभा रही हैं, वो लोग, उनके ऐसा तो नहीं है कि सब परफेक्ट रहा होगा, बल्कि पहले कितना स्ट्रिक्ट रहते थे हस्बैंड लोग की उनको चाहिए ये चीज तो उसी वक्त चाहिए, जूते भी लाके दो, ये भी करो वो भी करो। वो कभी नहीं कहती थी कि मैं तुम्हारे पैर की जूती नहीं हूँ, वो ये नहीं कहती थी कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। पर अभी ये चीज है, तो अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रीजन है, और ये रीजन बहुत बड़ा है, और अगर मूल में जाए तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि अगर दो लोगों को बिठा दिया जाए उनको सच में कि अच्छा तुम्हें चाहिए डाइवर्स, और फिर उनको कहा जाए कि तुम बोलो, कोई तुम्हें कोई बात नहीं काटेगा तुम्हारी, और तुम्हें तुम कहो बस। अब वो जब कहना शुरू करे तो मूल रूप से उनकी सारी बात सुनने के बाद ये आएगा कि हमें तो समझ नहीं आया कि इनको किस बात के लिए तलाक चाहिए, कोई कुछ मूल निकल के नहीं आएगा सामने कहानी सुन के। फिर वही होता है कि दुनिया तो तमाशा देखती, तो दुनिया देखेगी तमाशा। तो अंडरस्टैंडिंग है, संस्कारों वाली बात है यहाँ पे, पर कई बार उसका भी गलत फायदा उठा लिया जाता है कि संस्कार ये तो दबा के रखा जाए या दब रहे। तो बैलेंस वाली चीज जो एकदम हम नहीं होता है कि बिल्कुल बारूद पे ही बैठे हैं, किसी ने एक चिंगारी लगाई और बस फट पड़े, तो वो इतने क्यों होते जा रहे हैं। वो सब चीजें जब समझने की कोशिश करते हैं, उन सब में हम ठीक है, हम न्यास योग से जुड़े, हम किसी से भी जुड़े तो है, बट इस सब से जब तक नहीं जुड़ रहे हैं तो परिवार के अंदर संस्कार तो थे, पहले सब लोग कहीं जुड़ते नहीं थे पर अपने घरों में जुड़ते थे, घरों में जुड़ते थे, अपने आप से जुड़ते थे। हम अपने आप से दूर हो गए और हम कहते हैं हम इसके साथ नहीं उसके। अगर जो व्यक्ति कहता है तलाक नहीं, वो व्यक्ति ना परिवार में रह सकता है और वो खुद से भी दूर रहता है, वो किसी के भी साथ नहीं रह सकता है। हो सकते हैं एक्सट्रीम केसेस जहाँ पे कि बहुत ज्यादा लालच, बहुत सारी और चीजें हो, बट 90% केसेस के अंदर चीजें सॉल्व हो सकती हैं। जितना बढ़ चढ़ के आजकल हो रही है उतने के हम मेरा लोग नहीं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि 2-3 बातें जो उभर कर सामने आई हम लोगों के बीच,
एक तो सब जगह जो सभी लोग जितने लोगों ने बोला उसका निचोड़ यही लगा कि लड़के और लड़की में अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण, चाहे वो संस्कारों की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वह जीवन व्यवहार की अंडरस्टैंडिंग हो, आपसी विचार विमर्श की अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं न कहीं आपस में विचार विनिमय का कमी है और इससे या तो तलाक की स्थिति बन रही है या शादी नहीं करने की स्थिति बन रही है कि मैं शादी नहीं करूंगा। कहीं न कहीं यह आपस में संबंधों को निर्वहन करने का ये भय है कि हम निर्वाह नहीं कर पाएंगे और इसके कारण भी यह भय बन रहा है। एक और चीज जो हम लोगों के विमर्श से सामने आया कि हमारी जो मानसिकता बनी हुई है वह मानसिकता लड़कियों से एक्सपेक्टेशन की बनी हुई है। लड़के भयभीत हो रहे हैं लड़कियों से शादी करने से, क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियां एडजस्ट नहीं करेंगी, वो इतने बलशाली नहीं है कि वो प्रेम से लड़कियों को अपने अनुकूल बना पाएंगे। वह लड़कियों के भय को समझने के मतलब नहीं है। हमारे मन का भय इतना बड़ा है कि सामने वाले के मन के भय को हम समझने को तैयार नहीं है। लड़कियां इतनी उग्र क्यों हो रही हैं? लड़कियां क्यों कह रही हैं कि मैं दान की वस्तु नहीं हूं? एक लड़की ही एक लड़की के इस भाव विचार को काट रही है। यानी लड़की और लड़की में ही द्वंद है, लड़के बीच में कहीं नहीं है। लड़के को कहा गया कि तुम दान नहीं करना है तो जाओ भाई मत करो, बिना दान के तुम मेरे पास चले आओ। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारे ही बीच द्वंद है। हम ही एक कहते हैं संस्कार को करना है, दूसरे कहते हैं संस्कार को नहीं करना है। तो इन सभी के केंद्र में स्त्री है और स्त्रियों के माध्यम से ही चीजें सच में देखिए तो ये स्त्री शक्ति का मामला है और स्त्री शक्ति के ही ध्रुवीकरण केंद्रीकरण और स्त्री शक्ति पर ही निर्भर अभी भी आया कुल मिला के कि वही परिवार को बना सकती हैं और तोड़ सकती। लड़कों के ये जरूर बारंबार बीच में आया कि दोनों की जिम्मेदारी है, तो दोनों की जिम्मेदारी में ज्यादा जिम्मेदारी जो ज्यादा आया वह लड़कियों की जिम्मेदारी है। ऐसा भाव विचार क्यों है कि समझौता में लड़कियों का पक्ष ही? क्या लड़कियां ही इतनी कुसंस्कारी आज हो गई हैं? क्या मेरी बच्चियां इतनी कुसंस्कारी हो गई आज? क्या ऐसी बातें हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि लड़कियां पूरी, लड़के सब एकदम बहुत अच्छे हैं, संस्कार बहुत अच्छा है, हमारे ही बेटे बेटियां, और लड़कियां ही बहुत ही उग्र हो गई, बहुत ही खराब हो गई, लड़कियों में ही सारी कमियां आ गई, अचानक से उसमें सब कुछ हो गया? ऐसा है क्या? ऐसा और तो इसी नहीं है दीदी, क्योंकि थोड़ा बहुत परवरिश का भी है। कई जगह नहीं होता है कि हम तो दोनों को समान समझते हैं, तो उनको समान समझने के अंदर लड़कियों ने उस चीज को गलत से ले लिया, ये कहीं है, पर कहीं ना कहीं समाज की यही सोच पर काम करना पड़ेगा हमें, इसी सोच पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास सुमन महाजन दीदी हैं और सुमन महाजन दीदी ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। दीदी आप कुछ अपनी राय दें। दीदी एक केस थे मेरे पास, पति पत्नी के बीच में बारे कोर्ट में की मैं परिचय दे दूं। सुमन महाजन दीदी न्याय व्यवस्था से जुड़ी रही हैं और बरसों उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में काम किया है। दी बताएं अपने बारे में, 2 लाइन बताकर फिर आगे बताएं किस किस पद पर आप रही हैं। मैंने 13 साल वकीली की प्रैक्टिस की। बाद में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज करके मेरी अपॉइंटमेंट हो गई और 10 साल मैंने डिस्ट्रिक्ट जज के इस पर काम किया। बहुत से सारे केसेस मेरे सामने आई थी। एक बार पति पत्नी के बीच में झगड़ा था और केस कोर्ट केस चल रहा था और मैं लड़की के तरफ से काम कर रही थी प्रैक्टिस से। तो उनको दोनों का बीच कुछ झगड़ा नहीं था, लेकिन क्या मालूम उसके जो माता पिता थे तो वो कहते थे कि हमने जो यदि लड़की को उसके घर भेजा तो वो जला देगा, वो बहुत तकलीफ देता है, उससे बहुत झगड़ा करता है। तो बहुत दिन तक केस चलती रही।
बाद में उसके पिता बोले कि मुझे डाइवर्स लेना है इसका। तो डाइवर्स की तारीख भी तय हो गई, लेकिन उस पिता ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा कि डाइवर्स लेना है, और उसको बोला भी नहीं। जब उसको गांव में कुछ चर्चा होगी तो लड़की को समझ में आया कि मेरे पिता डाइवर्स लेने वाले हैं अगले तारीख को। तो जब वो तारीख पे आ गई तो मेरे किचन में मेरे साथ आई और बहुत रोने लगी कि मुझे तो डाइवर्स लेना ही नहीं है। लेकिन मेरे पिता सुनते ही नहीं, बोले वो उनको लगता कि डाइवर्स लेना ही है, नहीं तो मुझे मार डालेंगे। तो मैंने उसको पूछा कि तेरी राय क्या है, तो बोले नहीं, मुझे डाइवर्स लेना ही है, मैं उसके साथ ही रहूंगी। तो फिर मैंने उसके अलग से उसके पति को ऐसा कह दिया कि वो डाइवर्स लेने को तैयार नहीं है, और यदि आप उसको लेके गए तो उसके माता पिता आपके घर नहीं आएंगे, उसको उसका रिलेशन तोड़ना चाहते हैं, वो नहीं जाएंगे। तो आपको उससे ऐसा प्यार करना होगा क्यों मैके कि उसे याद नहीं आए। तो बोला कि नहीं मैडम, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से करूंगा, प्यार भी करूंगा, और उसको मैके की याद भी नहीं आया ऐसा उसको बर्ताव करूंगा। तो तारीख के दिन मैंने उसको बोला, तो बोले मैं उनको उसके माता पिता के घर उसको लेने के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने उसके पिता को बोला तो पिता बोला कि नहीं, मैं उसे भेजूंगा ही नहीं, वो मार डालेंगे उस लड़की को। तो मैंने उसके जो लड़का था उसको बोला कि आप उसके घर नहीं जाते हैं तो मेरे घर आ जाओ तारीख के दिन। एक दिन मैंने ऐसा दिन रखा कि दोनों मेरे घर पे आए, और उसके घर नहीं जाना चाहता तो मेरे घर से उसको लेके जाओ। तो एक दिन दोनों मेरे घर पे आए, मैंने उनको खाना बिना दिया, और वो लड़का उस लड़की को मेरे घर से लेके गया। बाद में दोनों में इतना प्यार हो गया कि उसके पिता ने भी उसको घर जाने लगे, और उसको लड़की के लिए बहुत सा सामान खरीद कर उस लड़की के घर जाए। तो दोनों में और माता पिता में बहुत प्रेम हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता का भी बहुत गलती हो जाती है, को समझते नहीं परिस्थिति को, और लड़की को बाध्य भी करते हैं डाइवर्स लेने के लिए। तो ये भी समाज में कभी कभी हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स भी, अभी मेरे पास भी एक केस आया हुआ है जिसमें कि लड़का एक दिन लड़की को किसी रोटी बनाई और लड़की खा गई, और 2 रोटी वो हस्बैंड के लिए बनाकर नहीं रखी। जब वो हस्बैंड आया वापस तो रोटी बना हुआ नहीं था, और इसके लिए वो एक थप्पड़ जमा दिया। और उसके बाद लड़की की माँ के पास लड़की चली गई। अब वो लड़की चाह रही है कि मुझे आना है लड़के के पास, लेकिन उनकी माँ कहती है कि नहीं, वो एक बार हाथ उठा दिया तो अब तुमको वहां नहीं जाना है, वो हमेशा मारेगा। और लड़का के माता पिता कोई नहीं है, मौसी उनकी पाली थी, तो मौसी के यहाँ वो अलग, अब रहता अलग था, मौसी सब चीज की थी, मगर विवाह के बाद वो अलग रहा। तो इसकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, और उधर से यही है कि नहीं, लड़की नहीं जाएगी। तो कुछ कुछ माता पिता के तरफ से भी, कुछ पेरेंट्स के तरफ से भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनमें कि लड़की को ओवर प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। इससे भी ये समस्या आ रही है। मूल समस्या कहाँ है, मूल जड़ में बातें कहाँ हैं? दीदी एक पॉइंट मैं बोलूंगी कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में आजकल फोन भी बहुत बड़ा कारण है। मतलब इतनी फोन पे कहता कोई कुछ और है, समझता कोई कुछ और है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट होती हैं। तो तुमने मुझसे ऐसे कह दिया, तुमने मुझसे ऐसे बोला था, जबकि वो इंटेंशन नहीं होता कई बार। तो फोन भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, सोशल मीडिया, संचार, फोन, ये सब भी और एक ये जो 7 साल का कानून है ना, जो आपने भय की बात कही, नए लड़कों में शादी न करने का डर, और शादी होने के बाद मुझ पे इस तरह के मुझ पे मुकदमा लगा दिया जाएगा, ये जो कानून है 7 ईयर वाला, ये बहुत बड़ा कारण है। मेरा अनुभव जो रहा है उसमें मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा एक कारण। इसका बहुत यूज भी होता है, लेकिन मिस यूज भी बहुत हुआ है, इसलिए वो भी एक भय का बहुत बड़ा कारण।
हमारे कानून बहुत सारे हैं, जो एक्ट हैं, जिससे बहुत चीजें, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें कि लड़के वाले परिवार को लड़कियों के परिवार ने, बहुत लड़कियां बची भी हैं इसके चलते, इस कानून बची हैं लेकिन बहुत, लेकिन कुछ मिसयूज भी बहुत बिल्कुल बहुत हुआ है। और बहुत लड़कियों का एक अस्त्र शस्त्र, क्योंकि पहले भी कानून होते थे, लेकिन लड़कियों, एक तो माता पिता का यह था कि लड़कियां जब गई तो अर्थी ही आएंगी, तो फिर उस कानून का ये नहीं होता था। दूसरी बात होती थी, लड़कियां भी अशिक्षित होती थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, या शिक्षित भी होती थी तो सब चीजों के प्रति वो अवेयर नहीं होती थी। लेकिन अब जो है अवेयरनेस बढ़ा है, लड़कियां अपने अधिकार के प्रति सचेत हुई हैं और वो जानने लगी हैं कि कहाँ किन चीजों से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। हम अपना, देखिए, अगर मिसयूज हुआ है तो मिसयूज क्यों हुआ है, किस कारण से मिसयूज हुआ है, हमें यह भी एक पक्ष देखना पड़ेगा। हम लोग सीधे सीधे मिसयूज बोलते हैं, क्या जरा सा भी चिंगारी नहीं उभरी होगी? क्या एक भी चिंगारी नहीं, वहां तिनका भी नहीं उभरा होगा और मिसयूज हो गया होगा? यूज टू रहते हैं लड़के के परिवार, जो यूज टू रहते हैं कि हम ऐसे ही चलना है, वो बदलाव की स्थिति में नहीं रहते, और लड़कियां जागरूक होती हैं तो वहां मिसयूज हो जाता। और भयभीत होना, लड़कियों के वही एक्सपेक्टेशन, चूंकि शिक्षित होंगी तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगी, और एकल परिवार के चलते जो पारिवारिक संस्था है वह टूटी है। अभी परिवार है ही नहीं, एकल परिवार जो आप कहेंगे वो एकल परिवार भी नहीं है। विवाह संबंध में बंधे हुए दो स्त्री और पुरुष बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और दोनों दो धुरी पर जी रहे हैं, एक अलग जॉब में, एक अलग जॉब में, और अपने अपने हिसाब से बस जिए चले जा रहे हैं। तो यह जो एक औद्योगिक क्रांति का यह परिवर्तन, स्त्री शिक्षा का यह परिवर्तन, पारिवारिक विघटन का यह जो सारी परिस्थितियां हैं यह उत्पन्न हुई हैं। अब है कि इसका समाधान क्या हो। सबसे अहम सवाल जो है कि जो लड़कों का भय बढ़ रहा है, लड़कियों का भी भय बढ़ रहा है। लड़की तोड़ रही है शादी, और लड़की तोड़ रही है तो आलोचना हो रही है, ये आलोचना का विषय नहीं है। लड़कियों को अधिकार है कि मुझे उस लड़के से शादी नहीं करना है, और माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसी बात नहीं है। माता पिता भी समझ रहे हैं कि किन नहीं करना है, तो उसके बातों को समझा जाए। लेकिन लड़कियों का यह भय क्यों है, क्यों वह तोड़ रही है, क्यों वह शुरू में ही नहीं बता पा रही है? हमारे बिहार में ही बहुत बड़े अफसर की बेटी डॉक्टर थी, उसने आत्महत्या की थी। आप लोगों ने उस न्यूज को देखा भी होगा कि वो अपने माता पिता को बताती रही कि मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती हूँ उससे करवा दो, लेकिन वो लड़का तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, दोनों डॉक्टर ही था, पढ़ा था, स्टेटस का नहीं है, नहीं करूंगा शादी। और उन्होंने IAS ऑफिसर से उन लड़की की शादी तय करवा दी, और अंततः वह लड़की कितने मंजिले छत से कूदकर जान दे दी कि अंतिम जिस दिन उसकी शादी होनी थी। अब लड़की में इतनी जान देनी ही थी, तो वो जान जिस दिन लड़के के साथ शादी तय हो रही थी उस दिन जान दे देती। मनाने उस दिन एंगेजमेंट में वो नहीं जाती तैयार होकर, उसको और हिम्मत दिखाना चाहिए था। लेकिन जब सारी प्रक्रिया हो गई और कल बारात आना था, तब उसने आत्महत्या किया। यह बहुत ही गलत बात थी, लेकिन उसने किया। उसने विरोध किया कि मैं इसको खुश नहीं रख सकूंगी, इसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी, और आगे पूरी जिंदगी बर्बाद होने से पहले उसने पिता को कॉल करके कहा कि मैं पूरी जिंदगी नहीं इन तनाव को झेल सकती हूँ, तो मैं मर रही हूँ, मैं मर जाती। और वो जाकर 5 दिन से वो पटना के सबसे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग को खोज रही थी, और एक दिन फिर उस ऊंची बिल्डिंग से गई और कूद गई। तो लड़कियों के भय को भी, लड़कियों पर जो आरोपित कर रहे हैं कि अभी पढ़ा लिखा कर इंजीनियर डॉक्टर बना दे रहे हैं, और फिर भी अपनी मर्जी से
विवाह संबंध स्थापित करने के जो एंगेजमेंट जो चल रही है परंपरा, उसमें लड़कियां धीरे 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 विरोध में आ रही हैं और तोड़ रही हैं शादी की, मैं नहीं करूंगी। लड़कियां भी भयभीत है, लड़कियों का भी अपने एक्सपेक्टेशन है, और पहले लड़कों के ये सब चीजें लड़कों को थी, ये सारी सुविधा लड़कों के पास थी, लेकिन अब ये सुविधाएं लड़कियों के पास भी आ गई हैं और हम खुद उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। लड़कियों के इस पक्ष को हम नहीं समझ पा रहे, जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव को हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कन्यादान से मना कर रही है तो लड़कियों को वस्तु चीज है कि नहीं है लड़की, इस पे हम कह रहे हैं कि वो संस्कार नहीं उसको दिया गया, लेकिन आज संस्कार देने की, आज उसकी जो शिक्षा दीक्षा हो रही है, उस शिक्षा दीक्षा में ये पारिवारिक संस्कार बचपन से ही अलग हो गए हैं। एक अगरबत्ती जलाने हम लड़कों को भी नहीं कहते हैं, लड़कियों को भी नहीं कहते हैं, तो बराबरी की शिक्षा है। लेकिन जब विवाह की बात आती है, परिवार की बात आती है, तो लड़कियों से एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि वह संस्कारी हो, वह संस्कार को माने। लड़कों के क्या संस्कार पर चर्चा नहीं होती। तो अब यह समाधान कैसे होगा, किस प्रकार से इन पर चीजें चलेंगी, और हम सभी लोग, दोनों ही जो हम लोग जुड़े हुए हैं, या तो हम लोग के यंग बच्चे हैं या छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, यह भय कैसे खत्म हो। 2 स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा। एक तो काम जो नए लड़के लड़कियां जिनके बच्चे अभी 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, उनको अपने पति पत्नी के जो अंतर्द्वंद है, उन बच्चों के बीच अगर उन बच्चों का भविष्य संवारना है तो अपने अंतर्द्वंद को, क्योंकि अगर आप पारिवारिक जीवन में हैं और तलाक लेकर अलग नहीं हुए हैं और आगे भी जीवन बढ़ाकर चलाना है, तो आपके उन द्वंद्वों को, उन बच्चों के लिए उस द्वंद्व को अपने समाप्त करना पड़ेगा। और समझौता करना है या प्रेम करना है, बंद कमरे के अंदर आप जो करना है करें, लेकिन बाहर कमरे के अंदर बच्चों के बीच पारिवारिक सामाजिक जो जागृति है कि किस प्रकार है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। लड़कियों को प्रति लड़कों का सम्मान और लड़कों के प्रति लड़कियों का सम्मान बचपन से ही डालना पड़ेगा कि 2 व्यक्ति जब आपस में जुड़ते हैं तो सम्मान करना है, कैसे सम्मान करना है, इनकी ट्रेनिंग देनी होगी। और यह ट्रेनिंग आप सैद्धांतिक रूप से नहीं दे सकते, आपको व्यवहारिक रूप से देना पड़ेगा। और आप नाटक के पात्र बन जाइए और नाटक ही कीजिए अगर आपको नहीं आता है, पर बच्चों के बीच नाटक भी आप करेंगे आपस में प्रेम संबंधों का, तो दोनों की जिम्मेदारी यहाँ है। और जब वह नाटक भी करते हैं तो बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड में पति पत्नी कैसे रहते हैं यह जब चला जाएगा, तो वो बच्चे आगे चलकर एक भय रहित पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे। तो हमें यह चीज शुरू करना पड़ेगा कि आप अब भूल जाइए जो लोग हैं कि अपने अहंकार को, अपने अहम को, और नाटक के पात्र बन जाइए और बच्चों के सामने नाटक प्रारंभ कर दीजिए। आपका यह नाटक बच्चों का सत्य बन जाएगा, और बच्चों का सत्य बन जाएगा तो बच्चे जब अपने जीवन में जाएंगे तो फिर वह कैसे मिलकर रहना है सीखेंगे। और तब यही चीज होता था पहले कि उनको परिवार के बीच में नाटक करते थे, रूम के अंदर उनको बहुत टेंशन तनाव रहता था, लेकिन सामने सासू माँ आ गई तो पैर छू के पति का प्रणाम कर लिया, ठीक है, सामने में फूल नौटंकी, और बाहर अंदर में आपको ये चीजें थोड़ी सी आपको नाटकीय लगेंगी, लेकिन आपको इन चीजों को सामने लाना पड़ेगा। एक दूसरी बात,
संस्कार की बात, समाज की बात, परिस्थितियां जो भौतिक रूप से हमारे रहन सहन, मैं पिछले क्लास में भी बोली थी कि भौतिक रूप से हमारे रहन सहन बदल गए हैं और व्यवहारिक रूप से जो मूल्यों के स्तर पर है उसमें हम बदलने में मुश्किल हमें आ रही है। तो उन दोनों के बीच बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। भौतिक जो चीजें बदल रही हैं वो और जो आपके आदर्श हैं वो, उन दोनों के बीच में वैज्ञानिक तालमेल देना पड़ेगा और लड़के और लड़की को समान रूप से पहले अपनी दृष्टिकोण बदलनी पड़ेगी और समान रूप से उनको बताना पड़ेगा। पहले हम बदले, हमारे अंदर एक दृष्टिकोण स्पष्ट हो। हमारे अंदर ही दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, हम ही तोड़ने को तैयार नहीं है कि क्यों गोत्र बदलना है, क्यों कन्यादान की जरूरत है, क्यों उन संस्कारों की जरूरत है। और अगर वो बदल गया, किसी ने विरोध कर दिया, तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कि हम कह रहे हैं कि वो लड़की कुछ समझ नहीं रही है, कुछ संस्कारी हो गई, उसको समझ भी नहीं आ रहा है। क्या बिना कन्यादान के हम उसके घर में आ गए तो मेरा गोत्र नहीं बदलेगा? तो मुझे तो लगता है वो लड़की समझदार है, चिंतन कर रही है, इसलिए सही कह रही है कि कन्यादान की क्या आवश्यकता है। क्योंकि क्योंकि असल में देखा जाए, अगर विवाह का अर्थ देखा जाए तो कन्यादान तब बना था जब लड़कियां बाल विवाह होते थे। आज उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो परंपरा चली आ रही है, इसलिए हम निभा रहे हैं। तो वो लड़की ज्यादा सही है। परंपराओं पर हमें विमर्श करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और सही और गलत पर विमर्श नहीं करना है। क्या सही है क्या गलत है इस पर विमर्श नहीं करना है। विमर्श इस पर करना है कि जो निर्णय लिया गया वह निर्णय अगर समाज के प्रतिकूल नहीं है, समाज को कहीं से तोड़ नहीं रही है, सम्मान देने वाली बात है, तो हम लोग सब लोग मिलके सम्मान दे दें। और कहीं कन्यादान हो रहा है वो अभी बेहतर है, कहीं कन्यादान नहीं हो रहा है वो अभी बेहतर है। दोनों माता ही पिता को साथ देना होगा, साथ देना पिता को, समाज को भी साथ देना होगा। हमें और आपको भी इस बात को हम भी स्वीकार करें, हम भी उस उलझन में ना उलझे। एक दूसरी बात, हम जो साधक लोग हैं उन साधकों की क्या जिम्मेदारी बन जाती है। एक तो काउंसलिंग बनती ही है कि जब ऐसा परिवार आए, ऐसा समाज आए, तो हम मस्तिष्क क्लियर करके उसको काउंसलिंग करें। और दूसरी, फिर से मैं सभी लोगों को आग्रह करूंगी कि हमारे यहाँ जो यह परिस्थिति बन रही है, तो सारे युवाओं के लिए हम लोगों को एक हीलिंग देना चाहिए कि आज जो युवा के बीच जो तनाव और तलाक की परिस्थिति बन रही है, वह उनके मस्तिष्क क्षेत्र से इस तरह के द्वंद्व से वो बाहर निकले और अपने जीवन में वो भय रहित होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। यह संकल्प लेकर 11 बार दिव्य प्रेम मंत्र और दिव्य क्षमा मंत्र डेली विश्व के सभी युवाओं के लिए हम लोग कर दे, ताकि उनके मस्तिष्क में, अगर हम लोग हजारों करोड़ों लोग एक साथ मिलकर ये तरंगे फैलाएंगे, तो उनके मस्तिष्क में वातावरण से जो तनाव फैल रहा है, वह जो सोशल मीडिया के द्वारा तनाव फैल रहा है, हम सोशल मीडिया पर डालें, हम सब जगह इसको डालें। और तब वह, जैसे सोशल मीडिया लोगों के बीच तनाव फैला रहा है, वैसे सोशल मीडिया का यूज करके हम लोगों के बीच जागृति फैला सकते हैं इन सब चीजों के बीच। तो हम लोगों को 2 लाइन 4 लाइन डेली इन सब चीजों के बाद लिखना चाहिए सोशल मीडिया पर कि यह तनाव या स्ट्रेस बनावटी है, और आपस में बातचीत करके इसको सुलह कर सकते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों को अपने भय को निकालकर क्योंकि पारिवारिक ढांचा ढह जाएगा तो समाज का निर्माण ढह जाएगा। तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा। हम लोगों को मिलकर, जिनके जो अनुभव है उन अनुभव पर छोटे वीडियो बनाइए, उस पर आप 2 लाइन लिखकर अपने फेसबुक पर पोस्ट कीजिए। सभी के पास अनुभव है, और धीरे धीरे जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो वह सारी पुरानी चीजें बैक हो जाएंगी।
तो हम लोग मिलकर इस पर काम करें। और ठीक है, दीदी तलाक दीदी एक बात बोलनी चाहती है। आजकल के लड़के में बच्चा भी नहीं होना देना चाहते हैं। हाँ। मेरी जेठानी का पुतनी का लड़का था, उसके लव मैरिज था। 7-8 साल से था, शादी तय हुई, एंगेजमेंट भी हुआ। जब शादी की तारीख निकालने गए तो लड़की ने कहा कि मैं बच्चा नहीं होना देना चाहती, और तुम्हारी माता और उसको पिता नहीं है, लड़के को है, पिता नहीं है, और उसकी आजी है, और आजी और मम्मी है। तो वो बोले कि दोनों भी नहीं चाहिए हमको, एंजॉय करने के लिए उनको अलग रख दो, और हम बच्चा नहीं होने देने चाहिए। उनका तलाक हो शादी मुड़ गई। बच्चा नहीं होना चाहते, वो ऐसा भी फिर हो गया दीदी अभी। हाँ, तो क्या सब चीज देखिए, लड़कियों की काउंसलिंग नहीं हो रही है ना। लड़कियों को अपना फिगर मेंटेन करना है। लड़कियों को शरीर पे क्या होता है कि पहले था क्या, 12 साल 14 साल की लड़कियों का विवाह होता था। इतनी सारी चीजें सोचने को उनको नहीं थी। अभी अभी शादी होती है, कैरियर डमाडोल हो जाता है। बच्चे होते हैं, कैरियर डमाडोल हो जाता है। इसलिए बच्चे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं करके फिर उम्र हो जाती है। उम्र हो जाने के बाद फिर प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सब को हमको जब भी बेटियों को या बेटों को जब हम लोग संस्कार देने, तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, डिग्री डिग्री, नौकरी नौकरी ना करें। थोड़ी थोड़ी इन सब चीजों पर भी बातचीत करें। आधा घंटा बच्चों को दें, और डेली बच्चों से कुछ कुछ अपनी कहानियां, कुछ अपने बातचीत करें। मगर आज क्या होता है, पति पत्नी दोनों जॉब जॉब करके दोनों अपने अपने तनाव लेकर आए, आपस में झगड़ा किए, नहीं तो प्रेम किए, दो में से एक काम किए, पर बच्चे से बातचीत नहीं करते हैं हम लोग। तो बच्चे से आधे घंटे 1 घंटे बात करिए। बच्चों के बीच पारिवारिक चीजों की बात कीजिए, विवाह संबंधों की बात कीजिए। अभी दीप्ति इतना सारा फोटो शादी का लेके आई है, तो उन शादी में कौन चाचा है, कौन ताया है, कौन ताई है, बच्चों के बीच बैठ के बात करें 15-20 मिनट। उसमें कितना आनंद आता था, ताई के साथ बैठ के क्या आनंद हमने किया बचपन में, किसके साथ हमने क्या किया। बुरी चीजें भी हुई होंगी, निश्चित हुई होंगी, मगर उसको इग्नोर मारिए। अगर किसी को संस्कार देना है तो कुसंस्कारों को हटाना पड़ेगा ना। तो उन सब चीज, अब हम बैठेंगे ना, देखो यही वाली थी, ये मामी थी, इस मामी के साथ ये ऐसे कर दी, ऐसे कर दी। हम लोग फिर बात करते करते मीठे से शुरू करेंगे और जहर पर आकर रुक जाएंगे। तो वो जहर बच्चों में बो देते हैं, और जहर जब बच्चों में बो दिए तो बच्चे फिर उसी जहर को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम जहर बोना बंद करें। और मुझे याद पड़ रहा है कि एक बार मैं बातचीत कर रही थी अपनी बेटे से, और कहानी करते करते ऐसे अच्छा हुआ, ऐसे है, तुम्हारा तो ऐसे परिवार है ना, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, दिमाग खाता है। और तुरंत मेरे बेटे ने रिएक्ट किया, इसीलिए ना कहते हैं कि शादी विवाह नहीं करना चाहिए, चलो अब शादी वादी नहीं करना है। तो हमारी बातों से हमारे संबंधों के जो निगेटिविटी है, उसको जब हम चर्चा करते हैं तो उसके मन में ये बैठता जाता है कि ये सब बेकार की चीज है, नहीं करनी है। तो इसलिए हमें ही इसकी तैयारी बचपन से, उसके आनंद का, इसके अच्छाई का, इसके सौहार्द का वर्णन करना पड़ेगा। तब वह संबंध ठीक से चलेंगे, सुचारू रूप से चलेंगे। और दोनों के बीच करना पड़ेगा। पहले ध्यान ये रखिए कि लड़कियों के बीच ही नहीं, दोनों के बीच करना पड़ेगा। तो दोनों, और अच्छे संबंध चल भी रहे हैं, बहुत सारे अच्छे संबंध चल भी तो रहे हैं। तो उन चीजों को हम लोगों के बीच, बच्चों के बीच, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो यंग हो चुके हैं, अब उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वैसी मानसिकता से वो विवाह करेंगे तो फिर उसी तरह की स्थिति होगी। 8 साल की उम्र से लेके 30 साल तक की उम्र वाले पीढ़ी के बीच हम लोगों को बात करना होगा। तो हम लोग क्या उनसे बात करेंगे, साइकोलॉजी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और एक हम लोगों को मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा कि उन लोगों से हम क्या बात करें। एक माता पिता अपने 8 साल के बच्चे से लेकर 20 साल 25 साल तक के बच्चे के बीच क्या बात करें कि उसका भय खत्म हो जाए, है ना। हम लोग बात ही नहीं करते। अचानक जब 25 साल का होता है तो कहते हैं शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, है ना किरण दी। तो फिर वो शादी नहीं करना चाहता। तो हम लोगों को
3 साल 4 साल 5 साल की उम्र से विवाह के फायदे गिनाना शुरू करना पड़ेगा। तब छोटा बच्चा कहेगा मुझे अपनी मम्मी से विवाह करना। फिर वो बड़ा होगा तो कहेगा कि हमें इस लड़की से विवाह करना, प्रेम विवाह करे या कि अरेंज करे, जो भी करे, मगर क्यों विवाह करना है ये उसे पता होगा। सिर्फ सेक्स के लिए, सिर्फ सुख के लिए नहीं विवाह करना है, ये उसे पता होगा। उसे पता होगा कि विवाह के बाद माता पिता भी साथ मिलेंगे, विवाह के बाद परिवार भी मिलेगा, विवाह के बाद एक संस्कार भी मिलेगा, विवाह के बाद ये सारी चीजें भी मिलेंगी। लड़के को भी लड़की को भी, दोनों को एक नया परिवार मिलेगा और दोनों को उस परिवार के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आज लड़का और लड़की को सिर्फ लड़का और लड़की मिलता है, इसीलिए लड़की यह कहती है कि तुम्हारे माता पिता भी अलग रहे, क्योंकि वो अपने माता पिता को भी अलग करती है। वो अपने माता पिता के पास भी नहीं रहती तो उसको कहती है कि तुम भी अपने माता पिता को अलग करो। और बच्चा भी नहीं चाहिए, बच्चे की क्या जरूरत है, क्योंकि वो शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानती है। इंजॉयमेंट, लड़का और लड़की का संबंध यह इंजॉय करने के लिए है। यह एक भौतिक जो अभिव्यवस्था है उसमें आ गई है, भौतिक सोच आ गई है। तो इस सोच को बदलने के लिए हम लोग को विमर्श करना है। तो रीता दी, लेकिन एक बात है, शारीरिक संबंधों में भी बहुत अंतर आ गया है आज की आज में। आज वो आपकी शारीरिक संबंध खाली एक मैकेनिकल रह गया है, जो इसीलिए ये आपसी सम्मान की कमी हो रही है। शारीरिक संबंध का जो सुख है, जो मिठास है, वो भी खत्म हो रही है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि शारीरिक सुख वो तनाव को दूर करने के लिए करते हैं, पीते हैं और तनाव, शरीर के तनाव को दूर करने के लिए वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, सो जाते हैं, काम खत्म। पहले मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए ये संबंध नहीं होते थे। यह प्रेम के लिए होता था। घंटों इंतजार करता था परिवार, सब सो जाएगा तो पत्नी के रूम में जाएंगे और फिर वह प्रेम स्नेह की बातें होती थी। आधा घंटा मिला है, 2 घंटे मिले हैं, 4 घंटे मिले, तो उस 4 घंटे में सिर्फ स्नेह की बातें, प्रेम की बातें, और तब फिर वो शारीरिक संबंध होता था। बच्चों के आगमन पर विमर्श होता था और उसकी बातें होती थी और बच्चे आते थे। अभी वो नहीं होता, अभी सिर्फ तनाव से बच्चे भी है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बच्चे भी तनाव के बच्चे आ रहे हैं, बच्चे रह जाते हैं। बच्चों का स्वागत नहीं है, उसके आने की प्रक्रिया में ही स्वागत नहीं है, तो वो बच्चे कैसे बच्चे हो गए, क्योंकि गर्भ में ही उसका अभिमन्यु का जो गर्भ में मिला संस्कार वो हुआ। हमारे बच्चों को गर्भ में ही वही संस्कार मिलता है, तनाव, क्रोध, अनचाहा बच्चा, नौकरी छूट गई लड़की की, उससे परेशान है वो सब कुछ। वही लड़का जब बाहर, लड़की बाहर आती है तो उसको भी पढ़ती भी है, पढ़ता भी है, नौकरी से छुटकारा मिलती है, क्योंकि उस समय गर्भ में ही ये बात उसके जड़ में चला गया है, उसके डीएनए में वो घुस गया ये सारी विचारें। तो ये सारी चीजें आती है। तो हाँ, हम लोग इन सब चीजों पर अगली बार करेंगे। और आज का जो हमारा होमवर्क रहा या जो हमारे अभ्यास मिले, वह अभ्यास मिले कि सुबह में के लिए आप लोग एक लिख लें और उसके लिए ये तनाव और तलाक से, उसका तलाक शब्द नहीं लिखेंगे, तनाव ही लिखेंगे, और उनके ये भाव खत्म हो गए, उनके विवाह के प्रति भय खत्म हो गए हैं। ये सारे संकल्प लिखकर उन पर डेली 11 बार दिव्य प्रेम जप करेंगे विश्वव्यापी स्तर पर। और यह आरोग्य क्षण में भी हम लोग कर सकते हैं। आरोग्य क्षण का समय रात के 9:30 से 10 बजे का रहता है, तो उस समय भी अपने अपने घर पर बैठ के कर सकेंगे, तो विश्वव्यापी ऊर्जा के साथ हम जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। ओके